1990 के बाद शक्ति का कुछ नए केंद्र उभर कर आते हैं, जिसमें चाइना भी एक है, जिसको चीन कहते हैं। चीन भारत का पड़ोसी राज्य है। हिमालय के पार चीन पाया जाता है। इनके बीच की जो कड़ी थी वो तिब्बत थी, जिसको 1949 में 1949 में चीन की सरकार के द्वारा कब्जे में ले लिया गया। तो शक्ति के उभरते केंद्र के रूप में चीन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, परंतु इससे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। आज के टाइम में माना जाता है कि जो 21वीं सदी है दैट बिलोंग्स टू एशिया। 21वीं सदी किसकी है? एशिया की है। यदि आप 20वीं सदी की बात करें तो अमेरिका एक पावरफुल देश था, और आज के टाइम में 21वीं सदी जो है वह चाइना की सदी मानी जाती है, या फिर कह सकते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और इसमें चाइना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज के टाइम में जो चाइना है 21वीं सदी में एक बहुत बड़ी पावर बन गया है, आर्थिक रूप से बहुत बड़ी पावर बन गया है, इनफैक्ट मिलिटरली सैनिक रूप से बहुत बड़ी पावर बन रहा है। यदि आप ट्रेड डेफिसिट की बात करें, ट्रेड डेफिसिट का मतलब है व्यापारिक घाटे की यदि आप बात करें, तो भारत जो चाइना के साथ व्यापार करता है उसमें भारत का व्यापारिक घाटा है। व्यापारिक घाटे का मतलब ये है कि जितनी वस्तुएं भारत चीन को बेचता है उससे ज़्यादा भारत उसको आयात करता है। तो ना केवल भारत बल्कि अमेरिका की भी यदि आप बात करें तो अमेरिका भी व्यापारिक घाटे में आता है जब चीन के साथ व्यापार की बारी आती है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं अमेरिका के अंदर, जब वह राष्ट्रपति थे तो उनके द्वारा ट्रेड वॉर शुरू कर गई थी चाइना के साथ। ट्रेड वॉर, व्यापारिक लड़ाई शुरू करी गई थी। व्यापारिक लड़ाई क्या थी? अमेरिका ने बोला कि हम टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे। टैरिफ बैरियर का मतलब है कि अमेरिका के अंदर कोई वस्तु अगर बेची जाती है चाइना के द्वारा तो उसके ऊपर टैक्स लगेंगे। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्या है कि उस वस्तु को रोक ही दिया जाएगा। तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी बात करी थी, और उसके बदले में चाइना के द्वारा भी कुछ बैरियर्स लगाए गए थे, जिसको बोला जाता है ट्रेड वॉर इनकी हुई थी। आज के टाइम में यदि आप रशिया यूक्रेन की बात करें, रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया गया है, रशिया चाइना को अपना दोस्त मानता है। आज के टाइम में जो रशिया है वह एक जूनियर पार्टनर बन के रह गया है। जूनियर पार्टनर का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो दोस्ती में छोटा होता है उसको जूनियर पार्टनर बोलते हैं। तो यदि आप 1990 के बाद की पहले की बात करें तो हम पाएंगे कि उस समय सोवियत संघ एक महाशक्ति थी। तो चाइना क्या था? चाइना सोवियत संघ को दोस्त बनाना चाहता था, परंतु आज के टाइम में रशिया चाइना को दोस्त बनाना चाहता है। ना केवल चाइना को रशिया दोस्त बनाना चाहता है, बल्कि यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं जो चाइना को अपना दोस्त बना के रखना चाहती है। इनफैक्ट आज के टाइम में इंडिया भी चाइना को इग्नोर नहीं कर सकता। तो कुल मिला के चाइना एक बहुत बड़ी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बनती हुई नज़र आ रही है, और आज के टाइम में अमेरिका इससे बरी है। अमेरिका काफ़ी चिंतित है। चलो, ये प्रेजेंट सिनेरियो को तो हम बाद में समझेंगे। अब हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं, चाइना के थोड़े इतिहास को समझते हैं। 1949 में चाइना के अंदर साम्यवाद की सरकार आती है। माओ से तुंग, माओ जेडांग भी इनको बोलते हैं, माओ से तुंग इसके लीडर थे। इससे पहले चाइना में लगातार 30 सालों तक एक सिविल वॉर चली थी। सिविल वॉर का मतलब है कि चाइना के अपने ही लोग आपस में लड़ रहे थे। वहाँ की एक राष्ट्रीय सरकार थी जो काफ़ी कमज़ोर थी। उसकी कमज़ोरी के कारण बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ के देश, इनफैक्ट जो जापान था, उसके द्वारा भी चाइना के कुछ हिस्सों के ऊपर कब्जा कर लिया गया था। तो इस तरीके से चाइना काफ़ी कमज़ोर था। और उस दौरान एक लीडर आते हैं चाइना के अंदर जिसको बोलते हैं माओ से तुंग, जो कि साम्यवाद से प्रभावित थे, कम्युनिज़्म से प्रभावित थे, क्योंकि रशिया के अंदर 1917 में क्रांति आ चुकी थी। तो इनको भी लगा कि
सेम जो रेवोल्यूशन है वह चाइना में भी रिपीट कर सकते हैं। तो माओ से तुंग के द्वारा कहा गया कि हम भी उसी प्रकार की क्रांति लाएंगे जिस प्रकार से रशिया के अंदर साम्यवादी क्रांति आई है। तो माओ से तुंग गांव-गांव में किसानों के पास गए और उनको कहा कि जो जमींदार है वो आपका शोषण करते हैं, इसलिए आप हमारे इस स्ट्रगल के साथ जुड़िए और हम इन जमींदारों के खिलाफ बगावत करेंगे। तो एक गांव में ऐसे किसान इकट्ठे हो गए तो उन्होंने जमींदारों की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया और उस जमींदार को भी एग्जीक्यूट कर दिया या मार दिया गया होगा। उसके बाद वो दूसरे गांव में जाते हैं और दूसरे गांव में भी इस प्रकार से किसानों को बोलते हैं कि ये ज़मीन जो है वो आपको बिलोंग करती है, लैंड बिलोंग्स टू द टीलर्स। ज़मीन किसको बिलोंग करती है? किसानों को बिलोंग करती है। यदि तुम इस पे काम कर रहे हो तो इसके मालिक भी तुम ही हो, जमींदार इसके मालिक नहीं है। दूसरे गांव के किसान भी कन्विंस हो जाते हैं और इस मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं। इस तरीके से एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से पूरे देश में लगातार माओ से तुंग के द्वारा एक मार्च शुरू किया गया और 1949 में पूरे चाइना के ऊपर इनका प्रभाव आ जाता है। अब चाइना के अंदर जो राष्ट्रवादी सरकार थी, क्योंकि सरकार तो चाइना के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे कि इंडिया में दिल्ली में सरकार बैठती है, तो राष्ट्रवादी सरकार तो थी, उसके मंत्री थे, वहाँ का कोई प्राइम मिनिस्टर रहा होगा, ये किसी बिल्डिंग के अंदर बैठे होंगे। तो वहाँ से माओ से तुंग आ जाते हैं और अब वहाँ उस बिल्डिंग के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जैसे कि दिल्ली में कुछ बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर हमारी सरकार बैठती है। तो इसके ऊपर कब्जा करने के लिए जैसे ही माओ से तुंग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ की जो राष्ट्रवादी सरकार थी वो यहाँ से भाग जाती है। यहाँ की राष्ट्रवादी जो सरकार है वह एक टापू है उसमें चली जाती है जिसको ताइवान कहते हैं, फार्मूसा द्वीप भी इसको कहते हैं। इस द्वीप पे जाकर वह बस जाते हैं और चाइना के ऊपर किसका कब्जा हो जाता है? माओ से तुंग का। तो साम्यवादी सरकार चाइना के अंदर कब आती है? 1949 में। अब क्योंकि ये साम्यवाद का सपोर्ट करते थे तो जब यहाँ पर माओ से तुंग की साम्यवादी सरकार आई तो अमेरिका के द्वारा इसका विरोध किया गया और ताइवान के अंदर जो सरकार चली गई थी, अमेरिका ने कहा कि असली सरकार कौन है? जो ताइवान में बैठी है। चाइना की असली सरकार कौन है? जो ताइवान के द्वीप के ऊपर बैठी है। तो साउथ ईस्ट चाइना में जब आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट चाइना में एक द्वीप है जिसको ताइवान कहते हैं, यहाँ पर राष्ट्रवादी सरकार बस जाती है। आज के टाइम में ताइवान कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और बहुत से देशों के द्वारा जब चाइना का विरोध करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, अगर चाइना मान लीजिए कि इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर ज़्यादा कोई वॉर करने की तैयारी कर रहा है तो इंडिया क्या कहता है? इंडिया ये कह सकता है कि हम जो ताइवान की सरकार है उसको एक अलग से सरकार मानते हैं। तो जैसे ही इंडिया ये कहता है तो चीन उसके ऊपर ऑफेंडेड फील करता है और चीन कहता है कि नहीं, ताइवान हमारा हिस्सा है, हमने ताइवान को सिर्फ स्वायत्तता दी है, केवल ऑटोनॉमी दी है। पर आज के टाइम में देखा जाए तो ताइवान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम चाइना। तो तब से लेकर आज तक ताइवान में एक अलग से सरकार है जो मानते हैं कि हमारा अलग से एक एग्जिस्टेंस है। तो जब ये 1949 में सरकार आ जाती है माओ से तुंग की, तो उस वक्त इसका विरोध अमेरिका के द्वारा और पश्चिमी देशों के द्वारा किया जाता है और सोवियत संघ के द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। अब आप एज्यूम कीजिए कि सोवियत संघ ने इसका समर्थन क्यों किया होगा? सोवियत संघ ने समर्थन इसलिए किया क्योंकि सोवियत संघ को लगा कि हमारा एक और दोस्त आ गया साम्यवाद का समर्थन करने वाला, एंड दैट इज़ चाइना। जैसे ही चाइना के अंदर साम्यवाद आता है, अब चाइना के द्वारा कहा जाता है कि हम तीसरी दुनिया के बाकी देशों में भी साम्यवाद लाने के लिए, समाजवाद लाने के लिए उनका सहयोग करेंगे। तो तीसरी दुनिया के देश कौन हैं? जो गरीब देश हैं, जैसे कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में कुछ देशों में साम्यवाद लाया जाएगा, देन साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में साम्यवाद लाया जाएगा। ऐसा चाइना के द्वारा कहा गया कि इन देशों में हम साम्यवाद लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और जो भी कोशिश ये लोग करेंगे हम उनका समर्थन करेंगे। तो 1950 में एक साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की लड़ाई हो जाती है जिसके बारे में हमने पढ़ा है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ लगते दो देश हैं। 1950 में दो हिस्सों में लड़ाई हो जाती है। जो उत्तरी हिस्सा था उसका समर्थन चाइना के द्वारा किया जाता है क्योंकि यहाँ पर साम्यवाद था, तो चाइना इसका समर्थन करती है। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में अमेरिका की सेनाएं साउथ कोरिया में आती है।
तो साउथ वाले हिस्से का समर्थन अमेरिका के द्वारा किया जाता है और उत्तरी हिस्से का समर्थन किसके द्वारा किया जाता है? चाइना के द्वारा किया जाता है। तो कुल मिला के हम समझ सकते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों में भी चाइना ने ऐसे स्ट्रगल्स को सपोर्ट किया जो साम्यवाद की लड़ाई लड़ रहे थे। एक कंट्री वियतनाम के बारे में हम पढ़ते हैं, वियतनाम में भी साम्यवाद आता है, यहाँ पर भी चाइना ने सपोर्ट किया। तो चाइना ने कोशिश करी है कि जो भी देश उस देश के अंदर कुछ क्रांतिकारी अगर प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर साम्यवादी सरकार आए, जो ऐसी नीतियों में विश्वास रखे जो साम्यवाद की। और साम्यवाद और समाजवाद की नीतियाँ क्या है कि सभी मिल बांट कर जो भी प्रोडक्शन होती है उसको मिल बांट करके खा लें, एक समानता लाना साम्यवाद का उद्देश्य होता है। माओ के द्वारा कहा गया, माओ से तुंग, माओ का मतलब है माओ से तुंग, जो लीडर थे। इनकी पिक्चर्स को भी आप विजुअलाइज करेंगे जब आप इसको देखेंगे। सो उनके द्वारा कोशिश करी गई कि कृषि को आधुनिकीकृत किया जाएगा और उद्योगों को आधुनिकीकृत किया जाएगा। तो ये प्रयास किया गया और इसको इन्होंने नाम दिया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958, जिसका मतलब होता है एक लंबी छलांग लगाना। माओ से तुंग ने बोला कि हम अपनी कृषि के ऊपर ऐसा काम करेंगे, हम अपने उद्योगों के ऊपर ऐसा काम करेंगे कि वह कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगा। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि जो ज़मीनें हैं उसके अब जो इंडिविजुअल मालिक हैं वो मालिक नहीं रहेंगे, एक व्यक्ति उसका मालिक नहीं रहेगा बल्कि पूरा गांव उसका मालिक होगा। एक ज़मीन का जो मालिक होंगे वो कोई जमींदार नहीं होगा बल्कि पूरे गांव के लोग उसके मालिक होंगे। और जितनी भी ज़मीन उस गांव के अंदर, उसको कम्यून बोला उन्होंने। कम्यून का मतलब यह है कि उस लैंड के ऊपर लोग रह रहे हैं और उसमें वो सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं और उससे जितना उत्पादन होगा वो बाद में सभी आपस में बांट लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? कम्यून। तो उन्होंने बोला कि कृषि हम इस तरीके से करेंगे जहाँ पर सभी मिलकर काम करेंगे और जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसको बाद में आपस में बांट लेंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम अपनी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो छोटी इंडस्ट्री है, स्टील बनाने का काम हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ करेंगी, लोग खुद करेंगे। इसके अलावा बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी स्थापित करी जाएंगी। तो ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, इसमें ऊपर से, जिसको कहा जाता है टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से आदेश आते हैं और लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती वो थोप दिए जाते हैं और लोगों को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आपको कम्यून के अंदर काम करना है। लोगों को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आपको इंडस्ट्री में इस तरीके से काम करना है जिसके शायद लोग आदी नहीं थे एंड लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं थी कि वह खुद से स्टील प्रोड्यूस कर पाते। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो कृषि अच्छे से काम कर रही थी वो बुरी तरह से फेल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ज़मीन के टुकड़े के ऊपर 10 लोग काम कर रहे हैं और ये कहा जाता है कि आप 10 लोग इस पे काम कीजिए, जितना भी उत्पादित होगा हम आप सभी को एक समान रूप से वितरित कर देंगे। तो हो सकता है कि उसमें से 2 लोग आलसी हों, वो काम ही ना कर रहे हों, और 2 को देख के 2 और बोलेंगे कि जब मिलना सबको बराबर है तो काम ज़्यादा मैं क्यों करूं। तो इसके कारण क्या हुआ, जो कम्यून बसाने की जो एक सपना लिया था वो फेल हो जाता है। और उसी के साथ जो उद्योगों में उन्होंने सोचा था कि ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी, वो भी उतनी प्रोडक्शन नहीं आई। तो जब इतनी प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं हुई तो अकाल पड़ जाता है चाइना के अंदर। अकाल पड़ जाता है जिसमें कहा जाता है कि करीब करीब 30 मिलियन लोग मारे जाते हैं। एक एस्टीमेट के अनुसार 30 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लोग, 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़ और 30 मिलियन में 3 करोड़ लोग कम से कम इसमें मर जाते हैं। किसके कारण? इसी ग्रेट लीप फॉरवर्ड के कारण कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जो सपना लिया था बढ़ाने का वो भी नहीं बढ़ी। तो पहला अटैम्प्ट जो माओ का था वो फेल हो जाता है। दूसरा अटैम्प्ट आता है 1968 में। एक सांस्कृतिक क्रांति माओ के द्वारा शुरू करी गई थी जो 1976 तक चलती है। 1968 से लेकर 1976 तक चलती है सांस्कृतिक क्रांति, जिसमें माओ के द्वारा कहा गया कि जो हमारे देश में साम्यवाद की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो साम्यवाद की विचारधारा से सहमति प्रकट नहीं करते हैं, उनके खिलाफ काम किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी समाज में कोई विचार होता है उसके अगेंस्ट भी कुछ लोग आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया की कोई गवर्नमेंट आपको लगता है कि बड़े अच्छे से काम कर रही है तो उसके खिलाफ भी लोग आते हैं। जैसे पंजाब में
मान लीजिए कि कोई सरकार आती है, वो सपने दिखाएगी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट बाद में क्या होगा, बाद में अगर वो चीज़ें ग्राउंड पे नहीं उतरेंगी तो उसका विरोध किया जाएगा। हिमाचल में कोई गवर्नमेंट आ जाती है, सपने दिखा देती है, बाद में वो पूरे नहीं होंगे तो उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। तो इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड के द्वारा जो अकाल आया था, इसकी आलोचनाएं माओ की जगह जगह पे होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही माओ की ये आलोचनाएं शुरू होती हैं तो वह एक सांस्कृतिक क्रांति का नारा दे देते हैं कि अब क्या होगा, ऐसे लोग जो विरोध करेंगे उनको सिखाया जाएगा, प्यार से सिखाया जाएगा, प्यार से नहीं मानेंगे तो डंडे से सिखाया जाएगा कि आपको समर्थन करना है माओ का, उनकी विचारधारा का। यदि आप इस विचारधारा के खिलाफ जाते हो तो आपके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। तो इसके लिए रेड गार्ड, कुछ जो स्टूडेंट थे उनके हाथ में एक किताब होती थी, माओ की एक किताब होती थी जिसको रेड बुक कहते हैं, और उसमें लिखे होते थे माओ के सिद्धांत की लोगों को कैसे सिखाना है। तो जो भी व्यक्ति इसका विरोध करता था, और मुख्यतः इसका विरोध किया गया टीचर्स के द्वारा, इंटेलेक्चुअल्स लोगों के द्वारा, समझदार लोगों के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा माओ का विरोध किया जा रहा था। तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए ये सांस्कृतिक क्रांति चलती है, जिसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं। जब बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो इसकी आलोचना कहाँ पे होती है, अमेरिका में होती है, और पश्चिमी यूरोप के देशों में इसकी आलोचना करी जाती है। आगे बढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो साम्यवाद है उसमें लोकतंत्र ना के बराबर होता है। लोकतंत्र का मतलब है वहाँ पर चुनाव नाम मात्र होते हैं। नाम मात्र का मतलब है कि वहाँ पर एक पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को अलो नहीं किया जाता, केवल साम्यवादी पार्टी के ही कैंडिडेट्स लोगों के बीच जाते हैं यदि चुनाव होते हैं तो, बाकी दूसरी किसी भी प्रकार की पार्टी नहीं होती। तो वहाँ पर मल्टी पार्टी नहीं होती, ना डबल पार्टी होती है और ना ही मल्टी पार्टी होती है, ना तो दो दल होते हैं और ना ही बहुदल होते हैं, केवल एक दल होता है। तो राजनीतिक रूप से लोगों को बोलने की भी आज़ादी नहीं होती है सरकार के खिलाफ। और इसके अलावा दूसरी जो विशेषता है साम्यवाद की, कि यह अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि उसको बंद रखा जाए। दूसरे देशों के साथ व्यापार को डिस्करेज किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ ओपनली व्यापार नहीं किया जाएगा, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जाएंगे, दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो राजनीतिक और आर्थिक रूप से साम्यवादी देश जो था बंद होता है, जिसका मतलब यह है कि चाइना के अंदर बाहर के रिपोर्टर्स जो हैं वो नहीं जा सकते। वह चाइना के अंदर कोई सी रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं कर सकते वहाँ की सरकार के खिलाफ। वहाँ पर प्राइवेट चैनल्स भी नहीं होंगे, मीडिया के प्राइवेट चैनल नहीं होंगे जो सरकार की आलोचना कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से वो देश बंद होता है। अब मैंने एक चीज़ कही थी कि जो 1949 में जैसे ही साम्यवाद चाइना के अंदर भी आता है, तो उस समय सोवियत संघ के नेता स्टालिन थे। माओ और जो स्टालिन थे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक जैसी है। पर कुछ समय बीतने के बाद 1954 में जैसे ही स्टालिन की डेथ हो जाती है सोवियत संघ के अंदर, तो एक नए नेता आते हैं, ख्रुश्चेव के द्वारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा दिया जाता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब ये है, ख्रुश्चेव कहते हैं कि अब हम पश्चिमी देशों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। ये बात चाइना को पसंद नहीं आती है और चाइना इसका विरोध करता है। इसके बदले में जो सोवियत संघ था उसके द्वारा, चाइना के द्वारा जो एटॉमिक प्रोग्राम चलाया जा रहा था, एटम बम बनाने का प्रोग्राम जो चीन के द्वारा चलाया जा रहा था, इसका विरोध सोवियत संघ के द्वारा किया जाता है। बेशक उनकी विचारधारा एक जैसी थी, परंतु सोवियत संघ इसका विरोध तो करता है बट इसको रोकने में नाकामयाब रहता है। और 1964 में 1964 में चाइना के द्वारा भी परमाणु परीक्षण कर लिया जाता है। अब इन दो देशों के बीच, सोवियत संघ और चाइना के बीच एक लड़ाई चलती है। और लड़ाई क्या थी कि साम्यवाद की विचारधारा का नेता कौन होगा दुनिया में, क्या ये सोवियत संघ होना चाहिए या चीन होना चाहिए। चीन प्रयास करता है कि हम इसके नेता बनेंगे इंटरनेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन के, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के नेता हम बनेंगे। और चीन के द्वारा कहा गया कि हम तीसरी दुनिया के देशों के अंदर भी साम्यवाद को लाने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ सोवियत संघ बोलता है कि नहीं, लीडर हम थे और हम ही रहेंगे। इसी के कारण 1969 में एक बॉर्डर पे लड़ाई होती है। चाइना और सोवियत संघ की 1969 में एक छोटी सी बॉर्डर के ऊपर लड़ाई होती है, इसी के लिए कि लीडरशिप का एक क्लैश था कि हम लीडर बनेंगे साम्यवाद के। सो दैट इज़ वाई उनके बीच लड़ाई हो जाती है। 1950 के दौरान हमने देखा कि
चाइना उत्तरी कोरिया का समर्थन कर रहा था और अमेरिका दक्षिणी कोरिया का समर्थन कर रहा था। इससे पहले जब चाइना में साम्यवादी क्रांति हुई तो वहाँ की जो राष्ट्रीय सरकार थी वह फार्मूसा या फिर ताइवान में जाकर अपनी सरकार का निर्माण कर लेती है। इसका समर्थन अमेरिका के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वियतनाम के अंदर भी चाइना की इन्वॉल्वमेंट रहती है और वियतनाम के द्वारा साम्यवादी सरकार का समर्थन किया जाता है। और यहाँ पर जो दक्षिणी हिस्सा था वियतनाम का, जिसमें अमेरिका के द्वारा समर्थन किया जाता है। तो इसके कारण चाइना और अमेरिका के अंदर भी शुरू में मतभेद होते हैं। परंतु 1969 में हमने पढ़ा था देतांत, जिसका मतलब था शिथिलता। शीत युद्ध में शिथिलता आ जाती है और इसी शिथिलता के साथ शिथिलता आ जाती है 1969 में। और इसी के साथ दूसरा पॉइंट क्या होता है, सोवियत संघ और चाइना के संबंध खराब हो जाते हैं और उनकी बॉर्डर के ऊपर लड़ाई भी हो जाती है। अब ये दोनों दुश्मन बन जाते हैं, सोवियत संघ और चाइना। तो अमेरिका इस शिथिलता के दौर में चाइना के साथ दोस्ती करने का प्रयास करता है, जिसको रैप्रोचमेंट बोलते हैं। 1970 में रैप्रोचमेंट, जिसका मतलब ये है कि जो देश आपस में अभी तक दुश्मन थे वो दोस्त बन जाते हैं, इसी को रैप्रोचमेंट कहते हैं। अमेरिका और चाइना अभी तक एक दूसरे को दुश्मन मान रहे थे, तो इसलिए अमेरिका के द्वारा चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाने का प्रयास किया जाता है, इसी को रैप्रोचमेंट कहते हैं 1970 में। मुख्य रूप से 3 देश साथ साथ में ही हैं जिनमें साम्यवाद पाया जाता है। एक सोवियत संघ था, एक चाइना था और एक वियतनाम था। इंडो चाइना में 3 देश आते हैं जो जस्ट चाइना के साउथ में है एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ इनको कहा जाता है। ये इंडो चाइना में 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी है, एक वियतनाम, कंबोडिया एंड लाओस। वियतनाम में हमें पता है कि अमेरिका काफ़ी लंबे समय तक टिकता है और कोशिश करता है कि यहाँ पर ऐसी सरकार बनाई जाए जो कि अमेरिका की विचारधारा से इत्तेफाक रखती हो। परंतु यहाँ पर चाइना के समर्थन के द्वारा और सोवियत संघ के समर्थन के द्वारा और यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे, जो साम्यवाद का समर्थन करते थे, उनके प्रयासों के द्वारा यहाँ से अमेरिका को वापस जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि अमेरिका के अंदर ही अमेरिकी सरकार का विरोध हो रहा था कि आप दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में चले गए हैं जिससे हमारा कोई लेना देना है नहीं और हमारे लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं। तो यहाँ से जैसे ही अमेरिका जाता है तो वियतनाम पूर्ण रूप से साम्यवादी देश बन जाता है 1978 में। क्योंकि हमें पता है कि चाइना और सोवियत संघ के मतभेद उभर रहे थे और वियतनाम भी एक साम्यवादी देश था। तो वियतनाम या तो इस स्थिति में सोवियत संघ का दोस्त होगा या तो चाइना का दोस्त होगा, और वियतनाम ने चुना कि हम दोस्त बनेंगे सोवियत संघ के। 1978 में इस वियतनाम के द्वारा अपना जो पड़ोसी देश था कंबोडिया, तो इंडो चाइना में आता है लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। वियतनाम के द्वारा कंबोडिया, जिसको कंपूचिया कहा जाता था, 1978 में इसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो पोल पोट की सरकार थी जिसका समर्थन चाइना के द्वारा किया जाता था, कंबोडिया के अंदर जो पोल पोट की सरकार थी उसका समर्थन चाइना के द्वारा किया जाता था। इस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंका जाता है। चाइना जिसको समर्थन कर रहा था, ऐसी सरकार को जब उखाड़ फेंका जाता है तो चाइना यहाँ पर एग्रेशन में आ जाता है। वियतनाम के खिलाफ जब चाइना के द्वारा अपनी सेनाएं 1979 में भेजी जाती है, वो इसलिए भेजी जाती है क्योंकि वियतनाम के द्वारा कंबोडिया के ऊपर अटैक कर दिया गया था, कंपूचिया के ऊपर अटैक कर दिया गया था। तो वियतनाम को सबक सिखाने के लिए 1979 में चाइना के द्वारा अपनी सेनाएं वहाँ पर भेजी जाती है। इसी के साथ चाइना को ये लगता है कि यदि हमने अपनी सेनाएं उस वाले हिस्से में भेजी हैं तो नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से से सोवियत संघ हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि वियतनाम और सोवियत संघ दोनों दोस्त थे। तो चाइना के द्वारा अपनी सेनाएं उस वाले हिस्से में भी भेज दी जाती है जहाँ पर सोवियत संघ के साथ उसका बॉर्डर था। अब 1979 इंडिया के साथ भी ये प्रसंग जुड़ा हुआ है। उस समय भारत के जो विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। जनता पार्टी की सरकार आई थी 1977 में। 1977 में हमारे देश में 2 वर्ष तक लगातार इमरजेंसी रही थी, राष्ट्रीय आपातकाल रहा था। उसके बाद सभी दल आपस में जुड़ते हैं और इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जनता दल बनाते हैं और लोगों के बीच जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि इस तानाशाही सरकार के खिलाफ उनको मैंडेट दे। तो इसीलिए पहली गैर राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार
1977 में बनती है, जिसको जनता सरकार कहते हैं। इसमें जो विदेश मंत्री बनते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में जैसे ही चाइना का दौरा करने जाते हैं तो दूसरी तरफ से खबर इंडिया को मिल जाती है कि चाइना के द्वारा किसके ऊपर अटैक किया गया है, वियतनाम के ऊपर अटैक किया गया। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी तुरंत वापस आ जाते हैं इंडिया में, क्योंकि वियतनाम के साथ इंडिया की शुरू से ही सिंपथी रही है। वियतनाम और सोवियत संघ दोनों दोस्त थे और सोवियत संघ इंडिया का भी दोस्त था। 1976 में माओ की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके एक नए लीडर आते हैं जिनका नाम था डेंग शियाओपिंग। उसके बाद ये लीडर आते हैं और इनके द्वारा कहा जाता है कि अब हम चाइना की जो अर्थव्यवस्था है उसको रिफॉर्म करेंगे, उसका सुधार करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है कि जब किसी देश के द्वारा मार्केट के प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। मार्केट के प्रिंसिपल का मतलब ये है कि दूसरे देशों से कंपनियां आ सकती है, चाइना में इन्वेस्ट कर सकती है। कोई भी दूसरे देश से कंपनी आकर चाइना में कंपनी खोल सकती है। ये कब हो सकता है? जब किसी देश के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर लिया जाता है। इसी को इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात कोशिश करी जाएगी कि कम से कम टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर से किया जाएगा। तो चाइना के द्वारा दूसरे देशों की कंपनियों को कहा गया कि हमारे देश में आइए, इन्वेस्ट कीजिए। और जैसे ही उन देशों की जो कंपनियां थी वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करती है तो चाइना की अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हो जाता है। जिस चाइना के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को अभी तक बंद रखा गया था दूसरे देशों के लिए, दूसरे देशों की कंपनियों के लिए, जैसे ही उनको खोल दिया जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो 1980s में डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चाइना में आर्थिक सुधार किए गए, जिसके कारण जो उसका आर्थिक ढांचा था वो बदल जाता है। चाइना की अर्थव्यवस्था जो अभी तक बंद थी उसको ओपन कर दिया जाता है, परंतु उसी के साथ चाइना की जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ बंद ही रहती है। चाइना की जो राजनीतिक व्यवस्था है बंद ही रहती है, जिसका मतलब ये है कि अभी भी चाइना के अंदर साम्यवादी दल ही पाया जाता है। केवल उसी दल से व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। तो देयर इज़ नो एनी रियल डेमोक्रेसी, असली लोकतंत्र वहाँ पे नहीं है। लोगों को बोलने की आज़ादी आज भी नहीं है। वहाँ की जो प्रेस है उसको कुछ भी छापने की आज़ादी नहीं है। इनफैक्ट चाइना के अपने सरकारी चैनल होते हैं और कोई भी जो खबर है वो उस सरकारी चैनल के द्वारा दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको दंडित किया जाता है। इनफैक्ट चाइना की जो न्यायपालिका है वह एक सरकार का अंग नहीं है बल्कि सरकार की ब्रांच के रूप में काम करता है। और जब कोई अंग ब्रांच के रूप में काम करता है दैट मीन्स कि उसको सरकार की सारी बातें माननी पड़ेगी। तो चाइना की जो न्यायपालिका है वहाँ भी वहाँ की सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती। चाइना की न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि राजनीतिक रूप से चाइना बंद रहता है और आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाता है ओपन। सो दैट इज़ वाई इसका नाम दिया जाता है ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड पॉलिटी, जिसका मतलब है खुली अर्थव्यवस्था और बंद राजनीतिक व्यवस्था। तो ये डेंग शियाओपिंग के टाइम में अपनाया गया। इससे पहले बंद अर्थव्यवस्था थी और बंद राजनीतिक व्यवस्था थी। इसी के साथ हमने पढ़ा होगा कि सोवियत संघ के एक लीडर आए थे जिनको गोर्बाचेव कहते हैं। उनके द्वारा ग्लासनोस्त एंड पेरेस्ट्रोइका की नीतियाँ अपनाई गई थी और इन्हीं नीतियों के कारण बाद में, क्योंकि गोर्बाचेव के द्वारा सोचा गया कि यदि वह अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करते, पेरेस्ट्रोइका का मतलब है कि सोवियत संघ ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए थे। इसी के साथ सोवियत संघ ने यह भी बोला था कि हम अपने देश के लोगों को आज़ादी देंगे, हमारे देश में लोकतंत्र हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ये पॉलिसीज पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त का मतलब है राजनीतिक स्वतंत्रता, पेरेस्ट्रोइका का मतलब है आर्थिक स्वतंत्रता। सोवियत संघ के द्वारा जैसे ही इन नीतियों की घोषणा करी गई तो सोवियत संघ मजबूत होने के बजाय कमज़ोर पड़ जाता है और 1991 में इसका विघटन हो जाता है। परंतु दूसरी तरफ जब चाइना के द्वारा आर्थिक सुधार कर लिए गए तो चाइना को उतना नुकसान नहीं होता है जितना सोवियत संघ को होता है। चाइना सोवियत संघ की तरह नहीं टूटता है, चाइना सर्वाइव करता है। ना केवल चाइना सर्वाइव का मतलब जिंदा रहता है, ना केवल वो सर्वाइव करता है बल्कि चाइना
की जो आर्थिक तरक्की थी वो दिन दुगनी रात चुगनी हो जाती है। बहुत सारी आर्थिक तरक्की होती है। और एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि भारत के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा लेट ओपन किया गया था। इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो समझते होंगे कि 1991 में हमने आर्थिक सुधार लाए थे। 1991 में 1991 में हमने आर्थिक सुधार लाए थे। अगर हम भी चाइना की तरह पहले ही आर्थिक सुधार ले आते तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी प्रोस्परस होती, काफ़ी उन्नति कर रही होती। 1991 के बाद ही भारत की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इससे पहले यदि हम अपने ग्रोथ रेट की बात करें तो अराउंड 3% ग्रोथ रेट थी। और आज के टाइम में यदि आप हमारे इंडिया की ग्रोथ रेट देखते हैं 1990 के बाद लगातार, तो कभी आपने पाया होगा 6%, 7%, 8%, 7%, इस हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट हमारी इंडिया की रही है। 1990 से पहले 3% की रही है। चाइना के अंदर ये जो आर्थिक सुधार लाए जाते हैं इससे चाइना को काफ़ी फ़ायदा होता है। और 2000 तक पहुँचते पहुँचते चाइना एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बन जाती है। न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सैनिक रूप से भी चाइना एक सुपर पावर का दावा घोषित कर देती है। कुल मिला के सिंपल सी बात यही है कि जिसके पास पैसा बढ़ता है उसके पास हथियार भी बढ़ेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि खरीदने के लिए अल्टीमेटली तो पैसा ही आना चाहिए। तो चाइना की इंडस्ट्रीज़ बड़े तेज़ी से बढ़ती है। आज के टाइम में चाइना को निगलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा चाइना का संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर काफ़ी प्रभाव बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें काफ़ी प्रभाव बढ़ जाता है। और आज के टाइम में पोस्ट कोल्ड वॉर, उत्तर शीत युद्ध के बाद यदि आप चाइना की बात करें तो चाइना एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुकी है। आज के कॉन्टेक्स्ट में भी आप देख लो, चाइना को निगलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। आज के टाइम में ये आप देख लो, जो अमेरिका है उसकी ज़्यादातर जो नीतियां हैं वह चाइना को ध्यान में रख के बनती है। अमेरिका के लिए आज चिंता का विषय सोवियत संघ नहीं है, अमेरिका के लिए चिंता का विषय चाइना है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए कभी कभार इंडिया के साथ भी दोस्ती करने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया जाता है। तो आप इस हद तक समझ सकते हैं कि चाइना का कितना आर्थिक विकास इन आर्थिक सुधारों के कारण हुआ है और आज चाइना एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसके बाद हम कुछ और कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। आज हमने थोड़ा सा बेसिक उसकी जो हिस्ट्री थी उसको समझा है। और हिस्ट्री में हम ज़्यादा दूर नहीं गए, हम 1949 से ही हमने शुरू किया है। इससे पहले भी चाइना की काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। इनफैक्ट चाइना को एक पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता माना जाता है। इंडिया की तरह चाइना की भी एक पुरानी सभ्यता रही है, उसको माना जाता है। तो चाइना हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री, इसके एक लंबा इतिहास है। पर हमने कब से पकड़ा है? 1949 से। तो आज हमने इसके जो बेसिक जो हिस्ट्री है उसको समझा है। बाकी इसके कुछ और पॉइंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।